कल हम लोग का समितियां हो रहा था ना, हम लोग समितियां की बात कर रहे थे, कमेटी का। कल हम लोग बताए थे कि दो प्रकार का होता है, स्थायी समितियां, दूसरा अस्थायी समितियां। ठीक है, स्थायी समितियां में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और तीसरा जो है सरकारी उपक्रम समिति जो है। तीन समिति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हम लोग को लगभग जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो लोक लेखा समिति है ना, या फिर प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति। ये तीन से जो है क्वेश्चन जो है स्पेशली पूछता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आते हैं। पहला लोक लेखा समिति। ये वित्तीय समितियां में ही ये तीनों आता है। ये तीनों जो है वित्त से संबंधित समितियां हैं। ठीक है, मतलब ये वित्तीय समिति ही जो है क्या है, ये सब फाइनेंस से जुड़ा हुआ समितियां हैं। मतलब जो भी फाइनेंस से संबंधित जो भी वर्क होता है ये सारा जो है ये तीनों समितियां ही करती हैं। ठीक है, अब तीनों समितियों में जो है एक जो है, जैसे हम लोग देखें कि प्राक्कलन समिति, इसको हम लोग एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं, है ना। तो प्राक्कलन समिति जो है, एस्टिमेट कमेटी जो है, ये सिंपल सा है कि ये जो है जब बजट जब रखा जाता है ना, जब बजट रखा जाता है सदन में, तो बजट में क्या होता है कि जो भी अनुदान होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, ये एक तरह से अनुमानता होता है ना, फिक्स तो होता नहीं है। एस्टिमेट होता है कि हम जो है अगले साल में रोड बनाएंगे, हम मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर, इसका खर्च जो है मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपया आएगा। ये क्या होता है, फिक्स थोड़े होता है, ये तो एस्टिमेट होता है ना, ये आकलन होता है कि मतलब इतना पैसा हमारा खर्च होगा। हो सकता है कि बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कि जिस मटेरियल्स का उपयोग करते हैं उसका दाम घट जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। अभी हो सकता है कि जिसमें बजट हम पेश कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि उसका जो है जो कॉस्ट है बहुत हाई है, 6 महीने के बाद जो उसका कॉस्ट लो हो जाए तो घट भी जाएगा, या हो सकता है कि बढ़ भी जाए। मटेरियल्स का, पॉलिश सीमेंट्स का दाम बढ़ जाए, है ना, सीरिया का दाम बढ़ जाए। ठीक है, तो बढ़ जाएगा तो दाम कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो एस्टिमेट कॉस्ट होता है। तो जो एस्टिमेट कॉस्ट होता है उसी एस्टिमेट कॉस्ट को जो है चेक कौन करता है, एस्टिमेट कमेटी, है ना। ये प्राक्कलन समिति होता है, मतलब ये खर्च करने के पहले का जो राशि होता है, जो आकलन किया जाता है, आकलित किया जाता है, वो चेक करता है कि ये आकलित जो राशि है ये सही है या गलत है। समझ में आया, ये चेक करता है। अब कैसे चेक करेगा, तो पिछले साल की तुलना में देखेगा कि पिछले साल इसने जो है किस तरह से आकलन किया था और इस साल जो है इसने किस तरह से जो है इसने जो है आकलन किया।
ये दोनों को जो है ये तुलनात्मक देख लेगा, कंपेयर कर लेगा, और उसके बाद जो है क्या करेगा ये कि जो है उसको चेक करेगा और उसको अगर मान लीजिए उसको फॉल्ट लगता है या अनियमितता जो है उसको पाया जाता है तो उसको उजागर करेगा कि भाई ये जो एस्टिमेट कॉस्ट है पिछले साल जो है इतना पैसा डाला गया था लेकिन जो है रोड उतना बना नहीं, टारगेट से पीछे रहा, और इस साल जो है चूँकि आपका उतना पैसा खर्च हुआ नहीं और फिर इस साल जो है आप 5,000 करोड़ रुपया फिर खर्च करना चाह रहे हो, तो ये जो है पिछले साल की तुलना में आप डबल कर दिए और पिछले साल आप खर्च भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये उजागर करता है कमियों को। ठीक है, अब लोक लेखा समिति क्या होता है? अब लोक लेखा समिति क्या करता है? ये सिंपल सा है कि ये जो बजट में पैसा खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद जो है ये चेक करता है कि सही रूप से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में? हाँ, बाद का पोर्शन में जब बजट जब पेश करते हैं तो पिछले साल का भी रिपोर्ट आ जाता है ना, चेक कर लेता है मार्च तक, और उसके बाद जो है जो पब्लिक जो है अकाउंट है वो चेक करेगा कि जो है मान लीजिए कि प्राक्कलन समिति का में इतना रखा गया था प्राक्कलन में और उसको खर्च इतना किया गया, तो उसमें क्या क्या आइटम्स खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया, वो चेक करेगा। अगर बढ़ा पैसा तो क्यों बढ़ा, समझ में? तो चेक करेगा। अगर कहीं उसको लगता है कि कहीं फॉल्ट है या फ्रॉड किया हुआ है तो फिर उसको उजागर करेगा और चेक करके बताएगा कि भाई जो है सरकार ने इन चीज़ों में जो है घपला किया है या भ्रष्टाचार किया है। तो मेनली जो है वो वित्तीय अगर भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, तो उसको क्या करता है, वो उजागर करता है। समझ में? उसको उजागर करता है। तो वित्तीय समितियां जो है जो क्या बोलते हैं लोक लेखा समिति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे परंपरा है कि लोक लेखा समिति में अक्सर जो ऑपोजिशन ऑफ लीडर है वो उसका अध्यक्ष होता है ना, एलओपी जो होता है वो उसका चेयरमैन होता है। परंपरा ही है अभी तक। और विभिन्न पार्टियों के जो है जो उनकी सीट्स होती हैं उस सीट्स के आधार पर जो है उनको जो है उसमें भागीदारी मिलता है। एलओपी वैसे ही रहेगा, अध्यक्ष उसका चेयरमैन हमेशा बना रहेगा 5 साल तक, जब तक वो एलओपी रहेगा। सदस्य क्या होता है, बदलते रहता है। 1 साल में सदस्य जो है उसमें चेंज हो जाएगा। हाँ, सदस्यों का कार्यकाल 1 साल तक है, फिर 1 साल बाद दूसरा सदस्य आ जाएगा। समझ में? लेकिन एलओपी रहेगा वैसे ही, क्या विपक्ष का नेता बदलेगा नहीं ना। अगर सरकार 5 साल चला तो 5 साल तक जो है उसका अध्यक्ष रहेगा एलओपी। अगर एलओपी चेंज हो जाता है बीच में, मान लीजिए कि एलओपी जो है बोला कि भाई हम इनको नहीं दूसरे को रखेंगे, वो पार्टी का निर्णय होता है, तो एलओपी जो है उसको बना दिया गया तो फिर वो आ जाएगा। लेकिन अगर सामान्यता मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल पिछले 10 साल से तो कोई एलओपी था ही नहीं, पिछले 10 साल से कोई एलओपी नहीं था, लीडर ऑफ अपोजिशन तो था नहीं, सदन में जो है नेता था विपक्ष का। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का वैल्यू अलग होता है, सदन में विपक्ष का नेता का जो है अलग चीज़ होता है, प्रतिपक्ष के नेता का वैल्यू अलग होता है सदन में। तो ये था कि एलओपी को जो है कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया जाता है। मतलब जो कैबिनेट मंत्री को जो भी उसको सुविधा मिलता है, जो भी उसको सैलरीज मिलता है, जो भी उसको जो है अलाउंस मिलता है, वो सारा जो है एलओपी को मिलता है। हाँ, संविधान के आधार पर ही उसको पद को क्रिएट किया गया है, ऐसे उसको बोला जाता है वैधानिक पद। लेकिन चूंकि संविधान में जो दिया हुआ है आर्टिकल्स, उस आर्टिकल्स के तहत जो है पार्लियामेंट जो है बनाता है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से क्या हो गया, संवैधानिक और वैधानिक दोनों हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले तो फंडामेंटल राइट में था और संवैधानिक पद भी था, लेकिन बाद में उसको हम लोग आर्टिकल 300A में डाल दिए और उसको वैधानिक बना दिए। लेकिन चूंकि वो संविधान में तो है, तब भले वो वैधानिक है लेकिन संवैधानिक वैधानिक है, समझ में? कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लीगल है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया बल्कि उसमें रखा गया है, आर्टिकल 300 में रखा गया है। वो अलग बात है कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट तो है। आप अगर लीगल राइट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो कानून बना है, लॉ बना है, उस लॉ के अंदर में आप जो है प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, समझ में? तो लॉ क्या बना है कि जो आप टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है वो पैसा आपका लीगल होता है। लेकिन टैक्स आपने नहीं डाला, टैक्स आप नहीं भरे और पैसा आप रखे हुए हैं, तो इलीगल पैसा हो गया, ब्लैक मनी हो गया वो।
तो वाइट मनी का मतलब क्या हो गया, आप टैक्स डिडक्शन जितना पैसा करवा दिए वह वाइट हो गया, आप टैक्स डिडक्शन नहीं करवाए तो ब्लैक हो गया। अब ब्लैक जब होगा तो फिर उसका सोर्सेस पूछा जाएगा कि भाई आपने टैक्स जब भरते हैं तो आपको सोर्स दिखाना होता है कि भाई आपके पास इतना पैसा आया तो कहाँ से आया, आपको सोर्स दिखाते हैं ना। कभी अगर कोई आईटी अगर रिटर्न किए होंगे तो देखेंगे उसमें सोर्स पूछता है कि पैसा कहाँ से आया, सैलरीज आया या बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या कहाँ से आया, तो आप सोर्स उसमें शो करते हैं कि भाई हमको सैलरीज आ रहा है या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, तो आपका रिप्रेजेंट होता है कि आपका इनकम ऑफ स्रोत सोर्स को बताता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने दिखाया कि हम 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और आपके पास 300 करोड़ रुपया मिल रहा है छापा पड़ने पे, तो भाई 299 करोड़ कहाँ से आया, पहला तो ये है सवाल ये होगा। तो जैसे 299 करोड़ कहाँ से आया ये कौन पूछेगा, ईडी पूछेगा कि भाई हवाला का पैसा है, आपने कहाँ से लेकर आया पैसा, तो ईडी छापा मारना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने शो कर दिया कि नहीं नहीं हमारा ये बिजनेस था, भले हम टैक्स नहीं डाले थे लेकिन हमने पैसा अपने बिजनेस से कमाया, तो बिजनेस अगर हो गया तो फिर इनकम टैक्स आएगा। तब बोलेगा कि भाई अच्छा आपने जो इतना पैसा कमाया तो आपने टैक्स नहीं डाला तो टैक्स भरी। इनका वाला केस ही हुआ ना, धीरज साहू वाला केस क्या हुआ, ईडी छापा मारा, पैसा खूब मिला, 300-400 करोड़ रुपया जो मिला। अब जब पैसा मिल गया तो ईडी जो है सोर्स पूछना स्टार्ट किया, तो सोर्स शायद उसने दिखा दिया कि भाई सोर्स मेरा जो है यहाँ भट्टी है, वहाँ भट्टी, वहाँ से पैसा है, वहाँ सारा सोर्स दिखा दिया। अब इनकम टैक्स जो है वो 300 करोड़ पर चार्ज लगाएगा। तो सिंपल सी बात, इनकम अब नया इनकम टैक्स का जो रूल है उसमें 300% जुर्माना है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है जो पैसा नहीं जमा किया है, टैक्स नहीं दिया है, उस टैक्स पे जो है आपको 300% जुर्माना भी देना पड़ेगा, 300%, समझ में, तो बहुत हाई जुर्माना है। तो फिर मालूम चला आप जो भी आपका पैसा टैक्स से आपने नहीं दिया है, जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया है उस पैसे पे जो है आपको जो है टैक्स देना है और 300 जुर्माना भी देना है। तो जितना पैसा जब तो वो तो चला ही गया, ऊपर से और पैसा आपको देना पड़ेगा बचने के लिए, तब आप जेल नहीं जाएंगे, ये हो सकता है। नहीं तो आप बोला जाता है ना कि एक मिडिल फैमिली जो है, एक मिडिल फैमिली तो 2 लोगों के लिए कमाता है। हम लोग बोलते हैं कि एक मिडिल फैमिली 2 लोगों के लिए कमाता है, एक जो है अपने परिवार के लिए कमाता है और दूसरा सरकार के लिए कमाता है। अपने कमाई का आधा पैसा वो सरकार को देता है और आधा पैसा में फैमिली चलाता है, वो अपने लिए कुछ नहीं बचाता है। आप सोचो कि 30% आप इनकम टैक्स दे दिए, 30% आप इनकम टैक्स दे दिए और उसके बाद जो है 28% आप जीएसटी दे दिए। एवरेज अगर 20% भी ले लो तो 50% आपका हो जाता है। अरे आप कुछ भी सामान खरीदे उसमें टैक्स तो आप दे ही रहे ना, एवरेज हम 20% ले लेते हैं, 50% टैक्स आप दे रहे हैं। नहीं तो फिर गरीब बने रहिए, 10 लाख से नीचे कमाते रहिए, 7 लाख से नीचे, तो पैसा नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, यही होगा ना। अगर 7-7.5 लाख से नीचे कमा रहे हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो 7.5 लाख तक अपनी इनकम बना कर रखिए, 5 लाख जो है खर्चे कर दीजिए उसमें, हाँ जीएसटी तो दे ही रहे आप उसमें। वो फिर अलग, वो तो मान लीजिए आप दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा टैक्स है जो आप देते हैं। कहीं पे सरचार्ज आप दे रहे हैं, कहीं पे सेस दे रहे हैं, है ना। अब गाड़ी खरीदे तो टैक्स दिए, अब देखो गाड़ी पे कितना टैक्स लगता है, गाड़ी खरीदे तब टैक्स दिए, इंश्योरेंस लिए तो टैक्स दिए, उस पर जीएसटी दे रहे हैं, अलग अलग, गाड़ी पर अलग, इंश्योरेंस पर अलग। फिर गाड़ी चलाना है तो रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पर टैक्स दीजिए। अब रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए, टैक्स वहाँ भी दे दिया, 15-20 साल के लिए जमा कर लिए। फिर रोड पर चलिए तो टैक्स दीजिए, टोल टैक्स दीजिए। आप एक गाड़ी लीजिए और कितना टैक्स भरते रहिए। ये गाड़ी ना होकर जो है कि सरकार को जो है देने के लिए जो है वो मशीन बना लिया नहीं, और गाड़ी खड़ा कीजिए तो फिर टैक्स दीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि अब गाड़ी खड़ा भी कीजिएगा तो पार्किंग टैक्स दीजिए। अब तो पार्किंग चार्ज भी 50 रुपया 100 रुपया हो गया है अच्छे जगह में, तो वो भी 2 घंटा के लिए, तो आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं, है ना।
बाहरी हैं। आ जाओ सटा दो उसको सटा दो। इसीलिए क्या होता है, इसलिए मालूम है, इसीलिए जो है जो इतना हाई टैक्स है ना कि लोग कमाता तो है लेकिन उसका बचत नहीं हो पाता है। इसीलिए लोग क्या करता है, बाहर चला जाता है। बाहर में उतना टैक्स नहीं है, विदेशों में जाता है वहाँ पे उसको सिंपल टैक्स है, एक टैक्स दीजिए और निकल जाइए, तो टैक्स बहुत कम लगता है, जो है उसका बचत हो जाता है। इसलिए जो यहाँ से जो MBA कर लेता है, ITN होता है, MBBS किया हुआ था, जो बढ़िया लोग तो निकल जाता है अमेरिका वगैरह में जब काम करता है, पैसा बचता है उसको बस सीधे जो घर वाले को भेज देता है, और यहाँ पे वही पैसा जो है डबल तिगुना हो जाता है। क्या मान लीजिए कोई दुबई में काम कर रहा है, तो दुबई में एक जो उसका दिरहम है उसका यहाँ पर 26 रुपये कीमत है, अगर वो 1000 भेजा तो 26,000 आ गया, समझ में। अगर कोई यहाँ 50,000 रुपये कमा रहा है तो बम है वो, समझ में। तो ये है, इसलिए जो है अधिक लोग जो है भाग जाता है विदेश। हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन ऑफ ड्रेन हो जा रहा है, मतलब जो आपको ब्रेन है जो यहाँ पढ़ा, यहाँ कॉलेज की स्कूल की है, बढ़िया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, और जो है इसका इस्तेमाल जब करने की बारी आए तो दूसरा देश कर रहा है। तो ब्रेन ऑफ ड्रेन है। पहले अंग्रेज लोग ले जाते थे जो है वेल्थ ऑफ ड्रेन, अब है ब्रेन ऑफ ड्रेन। नहीं, तब लेके चले जा रहे हैं, हम लोग को ब्रेन ही लेके जा रहे हैं, और हमारा ही ब्रेन से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी हाई कर लिए हैं, है ना। मालूम चला कि जो है स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, उसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, सब हाई किए हुए हैं। और उसमें भी देखोगे नासा वगैरह में देखोगे तो भारतीय साइंटिस्ट बढ़िया वहाँ पे हैं, और उसका इस्तेमाल करके जो है अमेरिका आगे बढ़ गया है, समझ में। तो सिंपल सा था कि हम लोग जो है ब्रेन ऑफ ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो है एक पे आते हैं हम लोग हैं। चलो पहले लोक लेखा समिति में आते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसको बोलते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अब इसमें जो है टोटल जो है 22 जो है मेंबर होते हैं, टोटल 22 मेंबर होता है, ठीक है। जिसमें लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर जो है होता है। टोटल जो है 22 सदस्य जो है इसमें होते हैं। इसमें अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष LOP होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, या कोई और ही नहीं है, या फिर जो है विपक्ष, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं विपक्ष दल से जो है मतलब कोई जरूरी नहीं कि LOP ही होगा, लेकिन विपक्षी दल से होगा, है ना, ये परंपरा है। तो जो है या तो LOP ही बन जाता है, या तो फिर कोई अगर वो नहीं बनता है तो किसी अपने पार्टी के किसी सदस्य को बना देता है ना, तो वो बना सकता है, कोई ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, मंत्री या मिनिस्टर इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है।
भी मिनिस्टर्स जो है इस समिति का सदस्य जो है नहीं बन सकता है ना। तो ये इसमें ये है। निर्वाचन किया जाता है इसके सदस्यों का, निर्वाचन सदस्यों का, और ये कैसे होता है? अनुपातिक प्रपोर्शन पद्धति से, ठीक है, आनुपातिक पद्धति से होता है कि हम लोग यूज करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, है ना। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंट, है ना। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम से जो है इसको चुनाव किया जाता है। मतलब जिसका जितना सदस्य है ना, जिसका जितना सदस्य है उतना जो है इसमें मेंबर उस हिसाब से आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए ना, जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है, इसी पद्धति से होता है, आनुपातिक पद्धति से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे राज्य विधानसभा में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो है झारखंड का मान लीजिए कि 2 सीट खाली हुआ, 2 सीट खाली हुआ, तो 2 सीट खाली होगा तो सिंपल से बात है कि इसमें क्या होगा, आनुपातिक पद्धति से आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आनुपातिक पद्धति से क्या होगा, तो इसमें सिंपल सी बात है n/2 + 1 ही होता है। अब चूंकि टोटल मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें 80, है ना, 80 को हम लोग जो है 2 से डिवीजन कर दिए, ठीक है, मतलब जो है 40 + 1, तो एक सीट के लिए कितना चाहिए, 41, ठीक है, ठीक है। और 2 सीट के दूसरा सीट के लिए चूँकि 81 ही है, ठीक है, तो दूसरा को मान को चलो 40 ही तुम मान लो इसमें, तो लगभग 40 सदस्य जिसके पास होगा उसको दोनों सीट मिलेगा, है ना। तो ये जो है क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, अनुपातिक पद्धति से बट गया। अब मान लीजिए कि जो है किसी के पास 40 सदस्य हैं, एमएलए है किसी के पास, ठीक है, तो एक सीट तो उसका कन्फर्म हो गया, एक सीट उसका कन्फर्म हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरे के पास मान लीजिए कि जो है 35 ही हैं, ठीक है, विपक्ष के पास भी तो होता है, तो विपक्ष के पास मान लीजिए 35 है, वो कहीं से जोड़ जाड़ कर जो है 5 कर लिया पूरा, है ना, तो इसका भी पुर गया, तो ये भी एक सीट ले लेता है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक विपक्ष को मिलेगा, एक जो है पार्टी को मिलेगा, सत्ता दल को मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसका सरकार है वही बहुमत से पास करवा देगा, नहीं, यहाँ पे है कि प्रोपोर्शनल हिसाब से जो है चाहता है। मतलब है कि अगर जैसे अभी है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 81 सीट है ना, 81 सीट है, ठीक है। अब 81 सीट में मान लीजिए एक सीट खाली हुआ तो 81 पे आ जाएगा, ठीक है, 81 पे आ जाएगा। ये हम थोड़ा सही कर दिए, ये एक सीट का बता दिए हम, हाँ नहीं समझ में आया। ये तो जानते हो ना, एक मिनट सुनो, ये तो मालूम है ना कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जानते हो ना, हो राष्ट्रपति के चुनाव में जो टोटल सीट होता है या टोटल जो वोट होता है, वैलिड वोट, उसका जो है 2 + 1 यही होता है। इसी पद्धति से यहाँ भी चुना जाता है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मान लो कि झारखंड में एक सीट खाली हुआ, एक सीट खाली हुआ, अरे मान लो हम जान रहे कि कितना सीट है, लेकिन एक साथ तो खाली नहीं ना होगा, कभी एक सीट खाली होता है, कभी 2 सीट खाली होगा, जैसे वहाँ पर खाली होगा वैसे यहाँ चुनाव होगा, एक साथ तो होगा नहीं 7 सीट का चुनाव, समझ में आया। तो मान लीजिए एक सीट खाली हुआ झारखंड का, ठीक है, अब एक सीट खाली हुआ तो एक सीट किसको मिलेगा या जिसको जीतने के लिए कितना सदस्य संख्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि जो है n2 + 1 यही रेशियो है। तो मान लीजिए झारखंड में मान लीजिए 81 है, तो 81 में तो जो पॉइंट में आ जाएगा तो हम इसको 82 ले लेते हैं, 2 + 1 तो कितना हो गया, 42, यही ना हो गया,
ये 41 हो गया ना, प्लस 10 कर लो, 42 सीट चाहिए। अब 42 सीट जिसके पास होगा उसको ये सीट मिल जाएगा। जिस पार्टी के पास 42 MLA होगा वो सीट जीत जाएगा, नहीं जीतेगा? तो जिसके पास सरकार, जिसके पास होगा, सरकार के पास 42 सीट मतलब बहुमत, तो सरकार जिसका होगा वो जीत ले लेगा सीट। अब मान लो कि यही जो है 1 सीट पे है, अब यही 2 सीट हो गया, अब 2 सीट वैकेंट हो गया, समझ लो। अब 2 सीट भी वैकेंट होगा तो 2 सीट को हम क्या करेंगे, डिवीज़न कर दिए है ना, 2 सीट पे हम लोग डिवीज़न कर दिए, तो मतलब 2 सीट पे कितना हो गया, 42 को हम कर दिए डिवीज़न, क्योंकि 81 है तो हम नहीं कर सकते हैं, एक जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 42 हो गया। समझ में आया? मतलब 2 सीट को अगर हम डिवीज़न करेंगे 82 से तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, 41 हो गया, ठीक है। मान लो 41 हो गया, मतलब 1 सीट पर कितना टोटल मेंबर होगा, 41, दूसरे सीट पे 41, यही होगा। अब इसका बहुमत कितना होगा, इसको भी हम 2 + 1 कर देंगे, समझ में आया? तो मान लो कि जो है 21 मान के चलो इसको, है ना, 21 यहाँ ले लिए और यहाँ पे 21 ले लिए या 22 ले लिए, चलो जो भी लेना है। अब जिसके पास 21 सीट होगा MLA उसको मिल जाएगा 1 सीट, समझ में आया? और जिसके पास 21 होगा, अगर 42 सीट दोनों के पास है तो दोनों सीट वो ले लेगा। अगर किसी एक पास दोनों को बटा हुआ है सीट तो दोनों ले लेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 सीट JMM ले लिया, 1 सीट कांग्रेस ले लिया, दोनों सीट पर दोनों खड़ा कर लिया, तो क्यों, उसके पास भी सीट है और उसके पास भी है, दोनों ले लिया, समझ में? या बीजेपी पास एक इतना है तो वो वोटिंग से जीत लिया और जो है वो जीत लिया, तो इतना जो है उसको चाहिए, उस हिसाब से बढ़ जाता है, तो मेंबर के हिसाब से सीट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं अनुपातिक पद्धति, मतलब रेशियो में बांट दिया जाता है, समझ में? क्या बहुमत ज़्यादा होगा, हाँ तो उसको सीट ज़्यादा मिलता ही है। अभी तो यही हो रहा ना, अभी हरियाणा से अभी 2 सीट राज्यसभा से खाली हुआ है, एक हरियाणा से एक राजस्थान से, और दोनों कांग्रेस का सीट था। अब वो दोनों जो है लोकसभा का सदस्य चुन लिए गए हैं, तो राज्यसभा का सीट वैकेंट कर दिए, समझ में? एक तो जो है दीपेंद्र हुड्डा और एक जो है KC वेणुगोपाल, दोनों सीट खाली हो गया। तो जिस समय जो है उन लोग दोनों सीट जीते थे उस समय जो है राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, अब सरकार बदल गया, अब बीजेपी का आ गया, अब चुनाव होगा तो बीजेपी को मिल जाएगा वो सीट, समझ में? अब बीजेपी को हो जाएगा तो कांग्रेस को घाटा उधर से 2 सीट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास है नहीं उसका संख्या। हाँ अभी जो कौन सा अभी MLA वाला सीट का हो रहा है, हाँ तो जो वैकेंट हो खाली उसको उपचुनाव होगा। जो भी सीट वैकेंट होता है तो नियम है कि 6 मंथ के अंदर में उसका चुनाव होना चाहिए, समझ में? अभी लोकसभा का भी जो वैकेंट होगा उस पर भी चुनाव होगा 6 महीने के अंदर में, और जो विधानसभा का वैकेंट होगा, बहुत सारे विधायक जो है वो सांसद चुन के आ गए हैं, तो विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तो सीट तो वैकेंट हो गया ना। अब वो सीट जो वैकेंट हुआ उस पर जो है कौन चुन के आएगा, फिर नए सदस्य चुन के आएंगे, तो उसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा ना। तो अभी देखो इलेक्शन हो रहा है अभी, और फिर यूपी का भी इलेक्शन होगा, वहाँ भी जो है लगभग 13 या 11 जो है सीट का वहाँ भी खाली हुआ है, तो उसका भी इलेक्शन करवाएगी इलेक्शन कमीशन। तो सीट वो नियम है, जो भी सीट खाली होगा उसमें 6 मंथ के अंदर में उसको चुनाव करवाना है, वो 6 मंथ से ज़्यादा वैकेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये जो है निर्वाचन जो है ये जो है सदस्यों का जो है अनुपातिक पद्धति से होता है, ठीक है। और इसका कार्य जो है क्या उसमें हाँ दोनों में रहेगा। चुनाव कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करवाएंगे उसका,
लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष करवाएंगे, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति करवाएंगे, वही चुनाव करवाते हैं। पार्लियामेंट में चुनाव कोई नहीं करवाएगा, वही करवाएंगे। जो भी समिति वगैरह का चुनाव होता है, लोकसभा का सदस्यों का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, वही करवाएंगे चुनाव। नहीं, कमेटी का सदस्य चुना जा रहा है, उसमें बस वो क्या बोलते हैं, अनुपातिक पद्धति पे चुन लिया जाता है। वो इलेक्शन उस तरह का नहीं होता कि मतलब वोटिंग देना है, उस तरह का नहीं होता। अरे बाबा, हम तो बोल रहे हैं पक्ष विपक्ष का तो नंबर के हिसाब से होगा ना। तुम्हारे पास एक ही सीटें है तो तुमको कहाँ से मिलेगा? तो वो तो सीट्स पे होता है ना, कि सीट्स जिस पार्टी के पास जितना सीट्स है उतना सदस्य उसका चुन के जाएगा। उस हिसाब से मान लें सीट हम रखें 50 मेंबर पे एक जो है सदस्य आएगा उस पार्टी से, तो जिसके 50 सीट होगा उसको एक सदस्य देंगे हम। तो मान लीजिए बीजेपी के पास मान लीजिए 240 है, तो लगभग 4 सदस्य, अगर मान लीजिए गठबंधन मिला दिया तो 5 सदस्य उसका चुन के आ जाएगा। कांग्रेस के पास मान लीजिए कि एक सदस्य चुन के आ जाएगा, तो उस तरह से चुना जाता है। ये थोड़ा कि मतलब जब पक्ष का हम कितना रखेंगे, विपक्ष का नहीं, सीट्स पे होता है, जिसका सीट्स उतना जो है सदस्य आएगा। समझ में? चलो नेक्स्ट, इसका है कार्य। इसका कार्य लिखो, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, कैग CAG के सामान्य प्रतिवेदन, कैग CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, कैग के सामान्य प्रतिवेदन, हाँ सामान्य प्रतिवेदन की समीक्षा करना। सामान्य प्रतिवेदन जो उसका रिपोर्ट होता है केक का, उसका जो है समीक्षा करना। दूसरा पॉइंट, यह देखना कि बजट के प्रावधानों का सही तरीके से, यह देखना कि बजट के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है अथवा नहीं। मतलब जो बजट में जो प्रोविज़न किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ये इसका देखने का काम होता है। तीसरा, बजट के क्रियान्वयन की कमियों को अथवा अनियमितताओं को उजागर करना। अनियमितताओं मतलब होता है भ्रष्टाचार को उजागर करना। भ्रष्टाचार को उजागर करना, ठीक है। तो इसका काम बहुत क्या है, सिंपल सा है। पहला जो इसका काम है कि जो भी रिपोर्ट्स जो देता है कैग, है ना, कैग जो भी रिपोर्ट्स देगा उसको ऑडिटर जनरल के रूप में जानते हैं। कैग जो है प्रति वर्ष जो है अपना रिपोर्ट बनाता है, पर ईयर जो है अपना रिपोर्ट जो है ये तैयार करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट किस पे आधारित होता है, जो भी सरकार खर्च करती है, जो भी सरकार
जो भी जहाँ भी खर्च करेगी उस सारे का हिसाब रखना इसका काम है। अब इसके लिए जो है इसके पास देखिए क्षेत्रीय कार्यालय होता है। अब रांची में भी आपका जो है कैग का क्षेत्रीय कार्यालय है। अब रीजनल ऑफिस में जो है बहुत सारे जो है कर्मचारियों का नियुक्ति एसएससी के थ्रू होता है और वो जो है जहाँ भी सरकार का काम होता रहता है उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है रिपोर्ट लेने के लिए। अब वहाँ सबमिट करता है कि भाई जो है अपने कितना खर्च आप कर रहे हैं, तो सारा रिपोर्ट को सबमिट प्रति वर्ष जो है कैग अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करता है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट को जो है क्या करते हैं कि जो है पीएससी जो है इस रिपोर्ट को समीक्षा करेगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है, समीक्षा करेगा। इसी रिपोर्ट पे ये समीक्षा करता है कि जो रिपोर्ट में देखता है कि बजट के अनुसार जो है खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो बजट के हिसाब से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, या बजट के प्रावधानों के हिसाब से खर्च हुआ है। अब आप लिखें बजट में कि जो है हम रोड बनाएंगे और आप जो है रोड छोड़कर दूसरा चीज़ बनाने लगे, तो पकड़ाएगा ना कि भाई अब रोड बनाने के लिए पैसा लिए थे, आप कर रहे हैं दूसरा काम, समझ में। तो ये चीज़ों को देखता है कि बजट में जो प्रोविज़न किया गया है और उस प्रोविज़न में, अब चूँकि बजट में जो प्रोविज़न होगा सिंपल सी बात, एस्टिमेट कॉस्ट उसका होगा, समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर क्लास भी चल रहा है ना, तो क्लास का जो है एस्टिमेट कॉस्ट अगर चला गया और उसी हिसाब से वहाँ से फंड आएगा कि भाई ठीक है, मान लीजिए क्लास आप चलाना चाहते हैं, इसमें आप 10 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं, आपने लगा उसमें एस्टिमेट कॉस्ट दे दिया कि हमको टीचर को फैकल्टी कितना देना है, कैमरा लगाना है, बोर्ड करना है, इसमें इतना खर्च आएगा, आप भेज दिया। अब वहाँ पे गया तो वहाँ से फिर वो पास हो गया, ठीक है, चलो इतना इसका एस्टिमेट कॉस्ट है, पास कर दिया। अब उस हिसाब से आपको पैसा का प्रोविज़न है कि भाई क्लास चलाना है ना, कैमरा लगाना है, तो कल को चेक करेगा ना कि भाई आपने जो बजट में जो आपने प्रोविज़न किया था आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आपने कैमरा लिया है कि नहीं लिया है। कैमरा आपने 1 लाख लिया था, 1 लाख का कैमरा है कि नहीं है, क्या आप 20,000 का कैमरा लेके आ गए हैं, समझ में। तो ये चेक करता है। अब ये कैग चेक करता है, वो यही चेक करता है और उसको लगता है कि भाई उसका बिल देखिएगा, अगर इसका मान लीजिए कमी है तो क्या करेगा, रिपोर्ट भेज देगा कि भाई जो है कैमरा था, जहाँ पर कैमरा लग सकता था 50,000 का, वहाँ पर जो है 2 लाख का कैमरा लगाया गया है। 50,000 में काम चल जाता है, 2 लाख जो है इसमें खर्च किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत से ना लेकर जो है अमेरिका से कैमरा मंगाया गया है, ठीक है। तो ये अनियमितता पकड़ता है। जैसे जब राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था 2010 में भारत में, तो उस समय जो है काम हो रहा था, तो स्टेडियम से बन रहा था, खिलाड़ियों के लिए जो है कॉलोनी बन रहा था, क्वार्टर्स बन रहा था और कॉम्प्लेक्स टाइप का बन रहा था, पूरा जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो खर्च था, जो बजट था, उस बजट में प्रोविज़न किया गया था और उस प्रोविज़न से बहुत पैसा आगे भाग गया, ठीक है। तो कैग जब चेक किया था तो देखा गया कि मतलब जो है क्यों पैसा इतना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, तो मालूम चला कि जो मैट भी बिछाने वाला था ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। जो भारत में मैट या फिर दूसरी कंपनी से मैट मान लीजिए 5,000 में खरीदा था, उसको 15,000 में खरीदा गया था। मतलब 10,000 का जो है अब खरीदा गया था, इसका मतलब था कि उसमें से कमीशन लिया गया था, तो कमीशन लेकर जो है दूसरे कंपनी को दे दिया गया, जो महंगे जो है कारपेट उसने बिछाया। तो इस हिसाब से जो है भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में भ्रष्टाचार के मामले में उस समय जो अध्यक्ष थे इंडियन ओलंपिक संघ का, सुरेश कलमाड़ी, वो जेल भी चले गए। तो ये जो है उजागर करती है चीज़ों को देखकर, ठीक है। तो रिपोर्ट के आधार पर पीएससी जो है समीक्षा करती है और रिपोर्ट में अगर कोई अनियमितता है तो उसको पार्लियामेंट में रखती है कि जो है इसके माध्यम से करप्शन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा है कि जो है जो भी करप्शन वगैरह हुआ है उसको उजागर करती है और पार्लियामेंट में जो है विपक्ष उसको जो है पार्लियामेंट में उसको उठाती है कि सरकार के द्वारा जो है इन मामलों पे इतना जो है करप्शन किया गया है, और जो है उसको जो सोर्स जनता के बीच में ले जाती है। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को जनता के बीच में ले जाना, ठीक है, और जनता को जो है उससे रूबरू करवाना। ये सरकार विपक्ष का काम ही होता है, क्लियर। यही मोटा मोटा सा काम है। कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। हाँ, सदस्यों का कार्यकाल, बाकी तो समिति तो अस्थायी है ना।
दूसरा है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसको बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, है ना। मतलब जो भी कार्य करने के पहले आप जो एस्टिमेट बनाते हैं उसी टाइप का ये भी है। इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें जो टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर 30 का 30 मेंबर जो है लोकसभा से होता है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि 30 मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं। निर्वाचन जो मेंबर का होता है उसी तरीके से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति निर्वाचन, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें भी जो है मंत्री जो है सदस्य नहीं हो सकते हैं। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम तो पहले ही बोले, उस समय भी बोले हैं, एक ही चीज़ को बार बार पूछते हो। उस समय बोले हैं कि जो है जितना जिसका सीट्स होगा, अगर बीजेपी लेके आ जाएगी 543 सीट्स तो सारा उसका सदस्य होगा। विपक्ष है ही नहीं तो क्या होगा, सारा उसका सदस्य होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 240 अगर विपक्ष के पास हैं, 34 हैं, तो विपक्ष का भी सदस्य जाएगा उसमें, क्योंकि दोनों का बीच में बहुत गैप नहीं है। तो आधा, लगभग आधा सदस्य जो है दोनों जगह जाएगा, क्योंकि बराबर पे है ना। तो हर पार्टी को अगर हम जोड़ेंगे उस हिसाब से जो उसको रेशियो मिल जाएगा। क्या नहीं बन इसीलिए बोला गया ना कि पार्लियामेंट पिछले 10 साल में बोला गया विपक्ष नाम का चीज़ तो था ही नहीं। अब वो तो संभावित है, अब हो रहा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ तो था ना। हम यही तो एक वर्ड हम यूज किए थे कि जो है अबरी जो महुआ मोइत्रा का जो भाषण हो रहा था, तो उसने बोला कि भाई उस समय कमेटी जो उसको जांच इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें से लगभग जो है 6 सदस्य बीजेपी के थे, है ना। 6 सदस्य बीजेपी के थे और एक झटके में बिना सुनवाई किए जो है उसका सदस्यता रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बहुमत उनके पास था। विपक्ष से मात्र 1-2 सदस्य उसमें थे इंक्वायरी कमेटी में। तो बोला गया कि हमारी बात सुनी तक नहीं गई थी। और देखिए भगवान ने जो है कि ऐसा कैसा खेला किया, कुछ 6 जो सदस्य थे सारे हार गए और हम फिर जीत के आ गए। क्या बोले? विपक्ष कांग्रेस से ही होगा, सबसे बड़ा पार्टी नहीं था। वो होगा, क्या नाम है, वो थे अधीर रंजन चौधरी। वो वही सदन, मतलब सदन के विपक्ष के नेता थे वो। सर अगर क्या होती है जैसे पिछले टर्म वाला था, क्या उसमें मतलब कौन फिर चेक रखेगा? सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के पास इतना पावर है उसके ऊपर सवाल करेगा तो उसको दबाया जाएगा। पार्लियामेंट में तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर ही नहीं है, वो विशेषाधिकार है। हम पढ़ाए हैं अभी 105 आर्टिकल पर हम बताए हैं, है ना। वो विशेषाधिकार है। पार्लियामेंट में जो भी कार्य होगा उसमें जो है उसको विशेषाधिकार, स्पेशल पावर है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, वो नहीं कुछ कर सकता है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन बाद में मान लीजिए, बाद में है ना, बाद में अगर मान लीजिए कि दूसरे तरफ से लेके चला गया कि इस काम में जो है ये भ्रष्टाचार हुआ, जैसे 2G में हुआ, तो 2G में पिटीशन डाला गया, तो भाई उस पर जो है रिपोर्ट मांगा, और रिपोर्ट मांगने के बाद उसको लगा कि जो है इसमें ये हुआ, तो
अब चूंकि उसको जांच इंक्वायरी बैठा देगी, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि किसी मुद्दे पर अगर मान लीजिए कि जो है कोई पिटीशन डाल दिया कि इस मामले में लग रहा है कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है, भले वहीं पर भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पर उसके बात नहीं सुनी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में अलग तरीके से चला गया, जनहित याचिका डाल दिया कि भाई वो ब्रिज बनाया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो क्यों हुआ, ये चीज़ हुआ, समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इंक्वायरी कमेटी बना दीजिए, और इंक्वायरी कमेटी बना के हमको रिपोर्ट दीजिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर नीट में, तो नीट पे अभी हुआ, तो नीट पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई सीबीआई को बोले कि आप जो है एक इंक्वायरी कमेटी बनाइए, और सीबीआई जो है उसकी जांच करेगा, और सीबीआई जो है रिपोर्ट हमको सौंपेगा। अब सीबीआई जो है रिपोर्ट सौंपेगा, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा, समझ में? तो पार्लियामेंट में बोल देगा कि नहीं नीट पे कोई एग्ज़ाम नहीं, पार्लियामेंट में तो दिए शिक्षा मंत्री कि भाई हम कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, जो है कहीं कहीं तो कुछ जगह में इशू है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता है कैंसिल भी कर दे एग्ज़ाम, तो वो दूसरे तरीके से जा सकते हैं। ये नहीं कि पार्लियामेंट में हस्तक्षेप कर दे कि नहीं उसका सदस्य नहीं है तो वहाँ पर जो उसको क्यों किए, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरे तरीके से जा सकते हैं। हाँ, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते, इनडायरेक्ट रूप से तो करता ही है। अरे इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट हर जगह इंटरफेयर करता है, इतना ज़्यादा करता है कि सरकार परेशान रहती है, सरकार एकदम परेशान रहती है। इसी को बोलते हैं ना कि जुडिशियल जो है ना, जुडिशियल एक्टिविटीज़ में सक्रियता, और आजकल जो है ओवररीच हो जा रहा है, ओवररीच हो रहा है, मतलब अति सक्रियतावाद हो गया है। मतलब जब जो सुप्रीम कोर्ट विधायिका और जो है कार्यपालिका का काम करने लगे, समझ में, जो काम देखो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, जुडिशियल का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, और जो है क्या बोलते हैं विधायिका लेजिस्लेटिव का अलग काम है, तीनों का काम अपना अपना है। लेकिन जब जुडिशरी जब काम करने लगे लेजिस्लेटिव का, जब जुडिशरी काम करने लगे एग्जीक्यूटिव का, तो इसी को तो बोलते हैं एक्टिविटीज में हो गया है ना, मतलब बहुत एक्टिव हो गई, और कभी कभी इतना ज़्यादा ओवररीच कर देती है कि मालूम चला कि जो है परेशान हो जाता है। तो करती तो ये है सुप्रीम कोर्ट, पावरफुल तो ऐसे में माना जाता है कि पावरफुल है ही। आप उसके खिलाफ कोई बिल पास करा कर दिखा दीजिए। एक बिल पास किया गया था ना न्यायिक नियुक्ति आयोग का, है ना, कैंसिल कर दी झट से, बोले कि भाई ये तो जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्वतंत्रता है उसका हनन है, और जो है सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्रता जो फ्रीडम है वो बेसिक जो है स्ट्रक्चर है, आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, रोक दिया गया। तो आज तक नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो खुद ही नियुक्त करता है, माना जा सकता है। देखो बैलेंस तो है ही, पावरफुल है, लेकिन अगर देखो कुछ मामले में अगर देखोगे तो लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो है कुछ मामले में जो है कुछ ज़्यादा ही जो है कड़क हो गई है, हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी ना करे तो जो है डेमोक्रेसी जो है तुरंत ध्वस्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लो कि कभी सरकार सोची नहीं होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है कभी इस तरह का जो है मामला भी उजागर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है एक झटके में उजागर कर दी। कितना नानुकुर किया गया था उस पर। SBI बोले कि नहीं हमको टाइम 6 महीना का चाहिए, तो ये चाहिए, बोला कि हम टाइम नहीं देंगे, आपको इतना तारीख तक सबमिट करना है, और उतना तारीख सबमिट नहीं किया, कुछ मामले कुछ जो है सबमिट किया पार्ट को। सुप्रीम कोर्ट फिर लगा, सुप्रीम कोर्ट बोले कि देखो आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है, अगर 48 घंटे में सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं आया नाम के साथ किस पार्टी को पैसा गया है तो जो है कार्रवाई कर देंगे मानहानि का, अच्छी का, अवमानना का। जो 6 महीना समय मांग रहा था वो 48 घंटा में सारा सबमिट कर दिया। कहाँ से कर दिए तुम? इसका मतलब तुम बदमाशी कर रहे थे कि 6 महीना बहुत इसमें क्लिष्ट है, ऐसे है वैसे है, समय चाहिए, अभी नहीं कर पाएंगे, जुलाई में करेंगे हम, अगस्त में करेंगे हम, और 48 घंटा में जो है पूरा एकदम चढ़ा दिया है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर। आज सब पता एकदम फार आ गया कि जो है इसको कितना पैसा दिया गया, तो बदमाशी था ना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये एक तरह से जो है बोला गया कि ये बोलते हैं ना कि विपक्ष के लोग लीगल जो भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया गया था। मतलब भ्रष्टाचार कीजिए लेकिन लीगल तरीके से कीजिए, इलीगल भी नहीं था, करिए और किसी को दिखाइए मत। अब उसमें जितना चंदा आ रहा था वो किसी को पता ही नहीं था कि इसको कितना चंदा आ रहा है, ना तो देने वाला का नाम उजागर होना था और ना लेने वाला का नाम उजागर होना था।
समझ में? तब न बोले कि भाई जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है नागरिक को, और ये फंडामेंटल राइट है जानने का अधिकार, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। और इसके लिए इसके अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 और 21 दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 19 में भी जो लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन में जानना भी है, और आर्टिकल 21 में भी राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, दोनों में आता है। इसलिए जो है यहाँ पे छिपा लेना उनका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया कि आप कैसे नहीं बताइएगा। उनको जानने का अधिकार है कि भाई आपको कितना पैसा कैसे आ रहा है, क्यों दे रहा है भाई। मालूम चला तो उसमें तो अभी उसका इंक्वायरी बैठा ही नहीं ना, इंक्वायरी बैठता तो उसमें जरूर निकल के आता कुछ ना कुछ। इंक्वायरी कहाँ बैठा उस पर? सरकार बोली कि इंक्वायरी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें कुछ विपक्ष उठा रहा था बात कि भाई 200 करोड़ रुपये जिसका प्रॉफिट है वो 1300 करोड़ रुपये चंदा दे रहा है। यही कहाँ से हो गया? कुछ का कंपनी का निकला कि 200-300 करोड़ रुपये उसका प्रॉफिट है, और उसको वो जो है पूरे 2 साल में 1300 करोड़ रुपया दे दिया है चंदा। तो कहाँ से दिया भाई? कहाँ से पैसा आया उसके पास? रिसोर्स होना चाहिए, समझ में? चलो ऐसा कार्य लिखो। कार्य पहला पॉइंट, बजट के प्राकलित या एस्टिमेट, बजट के प्राकलित राशि या एस्टिमेट कॉस्ट या अमाउंट की समीक्षा करना नेक्स्ट, बजट के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करना, नेक्स्ट, उसकी अनियमितताओं को उजागर करना। हाँ, उसकी अनियमितताओं को उजागर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी। लोक उपक्रम समिति, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी। सदस्य इसमें जो है 22 है टोटल मेंबर 22। ठीक है, इसमें जो है 15 और 7 का इसमें भी रेशियो है, 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य। ठीक है, 22 सदस्य।
इसका भी निर्वाचन उसी तरीके से होता है। ठीक है, निर्वाचन आनुपातिक निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक जनप्रतिनिधित्व प्रणाली, कार्यकाल 1 वर्ष, मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। और कार्य इसका क्या है, केक द्वारा कार्य सीएजी द्वारा दी गई पीएसओ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसओ रिपोर्ट की समीक्षा करना, पीएसओ रिपोर्ट की समीक्षा करना। पीएसओ रिपोर्ट की समीक्षा करना। ठीक है, ये 3 को हो गया। कुछ और समितियां हैं, सब समितियां हम लोग नहीं करेंगे, कुछ समितियां हैं जो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति